हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपनी करंट अफेयर की डेली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ जो है ये रिलेटेड है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैम्पियनशिप से रिलेटेड है, जो अभी 2022 की जो ये सीरीज़ है ये फिनलैंड के टेम्परे रीजन में हो रही है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि भगवनी देवी है जो 94 ईयर ओल्ड वुमेन है, जिनके अभी हम फोटो देख रहे थे। तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल इस सीरीज़ में। और इनको ये जो गोल्ड मेडल मिला है ये 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में मिला है, जो कि इन्होंने 100 मीटर की जो रेस थी उसको 24.74 सेकेंड्स में कंप्लीट कर दी है। और इन्होंने साथ में जो ब्रॉन्ज मेडल इनको मिले हैं वो मिले हैं शॉट पुट के लिए। शॉट पुट वो गेम होता है जिसमें हम एक मेटल की बॉल होती है उसको जो है थ्रो करते हैं, तो ये जो मेटल की बॉल जितनी दूर तक जाएगी तो अकॉर्डिंगली वो विनर होता है। तो ये जो शॉट पुट ये जो बॉल होती है तो इसका वेट जो होता है ये 7.26 kg होता है फॉर मेन एंड 4 kg फॉर वुमेन। ये थोड़ा फैक्ट था शॉट पुट से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ एक और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि 82 ईयर ओल्ड के ये फॉर्मर एमएलए हैं सीपीएम पार्टी के फ्रॉम केरला। तो इनका नाम है एमजे जेकब। तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जो है इसमें जीते हैं। इनको ब्रॉन्ज मेडल जो मिले हैं वो 20 मीटर और 80 मीटर की हर्डल रेस में मिले हैं। तो इनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इस साथ ही साथ इन्होंने ये जो इवेंट हुआ है इसके बाद इनको जब ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो इन्होंने इनका ये स्टेटमेंट था कि ही नाउ प्लान्स टू वर्क मोर ऑन हिज फिटनेस, इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस एंड विन अ गोल्ड एट द मास्टर्स इन 2023। तो आप देख सकते हैं, ये आप लोग इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं लोगों से। ये जो एमजे जेकब हैं ये 82 ईयर ओल्ड हैं और जो भगवनी देवी हैं 94 ईयर ओल्ड लेडी हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसमें वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैम्पियनशिप में। तो दैट्स इट। तो ये नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंसस टाउन से रिलेटेड है। अभी एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी मेघालय गवर्नमेंट ने जो मनरेगा स्कीम है उसको लॉन्च की गई है सेंसस टाउन में, जो स्टेट के सेंसस टाउन है उसमें। तो ये सेंसस टाउन होता क्या है एक्चुअली? कुछ जो रीज़न होते हैं जिनको मेनली आप जानते हैं अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन रीजन होते हैं, एक रूरल रीजन होते हैं, तो उनका डिवीज़न है अलग अलग। कुछ कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है जो स्पेसिफिकली कुछ रूरल रीजन के लिए होती है, जैसे मनरेगा है वो रूरल एम्पावरमेंट स्कीम है। और कुछ अर्बन स्कीम निकालती है गवर्नमेंट। तो क्या होता है, ये जो सेंसस टाउन होते हैं ये एक तरह से जो रूरल और अर्बन रीजन है इनके काइंड ऑफ मिडिल में होते हैं। तो एक पूरा क्राइटेरिया रूरल के लिए भी नहीं फॉलो करते हैं और पूरा क्राइटेरिया अर्बन के लिए भी नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि जो स्कीम होती है गवर्नमेंट कुछ रूरल स्कीम चला रही होती है, अर्बन स्कीम चला रही होती है, तो इनको इसका एडवांटेज नहीं मिल पाता है। तो इन्होंने ये मेघालय गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसको जो है मनरेगा स्कीम सेंसस टाउन में भी लागू कर दी गई है। तो इसको क्राइटेरिया है इसको डिफाइन करने का सेंसस टाउन का। तो पहला इसका क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन ऑफ 4000 एंड मोर, 4000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए और पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 40% पर किलोमीटर स्क्वायर। और जो मेल है वहाँ के उस रीजन के उसमें 75% से ज़्यादा जो मेल है वो नॉन फार्म एक्टिविटी में काम करने चाहिए। ठीक है, ये 3 इसके क्राइटेरिया हैं। तो अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्पर कैस9। ये आपने बहुत सुना होगा, ये न्यूज़ में आता रहता है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया है कि पूरे 10 साल हो रहे हैं इसकी खोज किए हुए। 2012 में जेनिफर डोना और इमैनुअल चारपेंटियर इन्होंने इसकी जो खोज की थी और एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था जीनोम एडिटिंग में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2020 में। तो ये क्रिस्पर कैस9 जो है इसका
फुल फॉर्म है क्रिस्पर का, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ओके, तो ये जो जीनोम एडिटिंग जो है इसका हम देखते हैं, पहले देखते हैं क्रिस्पर Cas9 होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो डीएनए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे जीनोम का, तो डीएनए में हमारी जो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि हम हमारा जो अपीयरेंस, हम कैसे दिखते हैं, हमारा कलर, हमारी बॉडी के बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कुछ कुछ डिजीज़ भी होते हैं, वो सारे ये जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें एक तरह से कोडेड रहता है कि इस कोड के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऐसा कलर होगा, हम ऐसे दिखने में होंगे, हमारे बालों का कलर ऐसा होगा। तो हमारी बॉडी जिस तरह से होती है टोटली एक्सटर्नली इंटरनली, वो टोटली डिपेंड करता है हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग, ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कोड दिया होता है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कुछ कुछ जैसे जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, तो ये जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, तो आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, तो इन जेनेटिक डिजीज़ का जो कोड होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसी में ये कोड भी दिया होता है। तो एक ये जो क्रिस्पर Cas9 टेक्निक जो इवॉल्व हुई है, इसके थ्रू इन्होंने एक साइंटिफिक डिस्कवरी की है, जिसमें कि अगर मान लीजिए कोई रीजन हमको पता चल गया है डीएनए में, इस कोई जो कोड है, उस कोड का जो मान लीजिए कोई ये जैसे हमारा डीएनए है कि इसका जो इतना पार्ट है ये मान लीजिए डिफेक्टिव है, कि इसमें जो कोड दिया हुआ है वो कोड जो है किसी डिजीज़ को, कोई जेनेटिक डिजीज़ है उससे रिलेटेड ये कोड है। तो क्रिस्पर Cas9 टेक्निक जो इवॉल्व की गई है, इसके थ्रू ये बहुत ही ईजी हो गया है कि अगर कोई भी कोड है जो हमारे जो डीएनए में, जो कि ये जो डिफेक्टिव रीजन है उसको रिमूव कर सकते हैं, और जो जेनेटिक डिसीज़ है वो डिसअपियर हो जाएगा आगे की जनरेशन में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये क्रिस्पर Cas9 टेक्निक का बेनिफिट। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2019 में आया था, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि Cas9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, तो ये क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सीजर यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, तो ये लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट है, चलिए और को भी देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ बायो सेंसर यूज इन द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स, तो ये तो नहीं है। अ जीन दैट मेक्स प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट, अ हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइजेस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, नहीं, तो इसका आंसर ए है, जो कि इसका सीजर की तरह यूज़ किया जाता है Cas9 का कट करने में डीएनए को, और ये टारगेटेड जीन एडिटिंग के में यूज़ होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है ग्रीन हाइड्रोजन से। ग्रीन हाइड्रोजन, तो अभी रिसेंटली IISc बेंगलोर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने डेवलप किया है एक टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने की, ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास। ओके, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। एक्चुअली जो हाइड्रोजन का डिवीजन है ये 4 पार्ट में किया गया है। मैंने जो अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वेबसाइट है उसके थ्रू ये मुझे डेटा मिला है, तो इन्होंने 4 पार्ट में किया है हाइड्रोजन को डिवाइड। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस की गई है ऐसे प्रोसीजर से जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बहुत सी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस एक रिन्यूएबल एनर्जी है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोसेस के थ्रू ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके लाइक सोलर, विंड एक्सेट्रा, बायोमास, ये सब जैसे अभी इसमें IISc बेंगलोर ने जो टेक्निक यूज़ की है वो है बायोमास से रिलेटेड है, तो वो भी एक ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में आ रहा है बिकॉज इट इज़ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। और जो अदर जो है हाइड्रोजन के टाइप्स उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला एक है ये ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन ऐसी टेक्निक के थ्रू हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मीथेन है, कोल हो गया, ये फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहे हैं। बट इनका जो इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का
प्रोडक्शन हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी हाइड्रोजन को बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। और फिर नेक्स्ट है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन भी कि सेम जैसे ग्रे हाइड्रोजन है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम मीथेन और कोल फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, बट लेकिन हम लोग यहाँ पे कार्बन कैप्चर कर रहे हैं कि जो इस टेक्निक को प्रोड्यूस करने में जो भी एमिशन हुआ है, पोल्यूशन हुआ है, उसमें जो कार्बन है उसको कैप्चर कर ले रहे हैं, उसका कहीं और पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये कम पॉल्यूशन जो है, बहुत ही कम पॉल्यूशन करेगा, तो ये ब्लू हाइड्रोजन में आ जाएगा। नेक्स्ट है टर्किश हाइड्रोजन। तो ये जो टर्कोइज हाइड्रोजन है, ये जो सेम ये मीथेन से इसको किया जा रहा है प्रोड्यूस, मीथेन का यूज़ कर रहे हैं और पायरोलिसिस के थ्रू। पायरोलिसिस क्या प्रोसेस है, इस में होता है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप किसी भी वेस्ट को अगर जला रहे हो और उसको वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो विद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज़ कॉल्ड पायरोलिसिस। तो वेस्ट टू एनर्जी एक ये तरीका है पायरोलिसिस का। तो फिर ये हो गया ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हुआ है, ये नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के गोल। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अजोर हाई से रिलेटेड है। अजोर हाई एक एक्सट्रीमली लार्ज अजोर हाई अभी रिसेंटली जो है डेवलप हुआ है वेस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, इंक्लूडिंग इबेरियन पेनिनसुला। तो मेडिटेरेनियन रीजन आप जानते होंगे, अफ्रीका के ऊपर वाला जो रीजन है वो मेडिटेरेनियन सी है, उसी के मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो रीजन होता है उसे मेडिटेरेनियन रीजन कहते हैं। तो और ये इबेरियन पेनिनसुला ये आप देख रहे हैं, इस साइड मेडिटेरेनियन सी है और इधर अटलांटिक ओशन है। इसके बीच इन दोनों के बीच में नॉर्थ साइड पे ये जो पेनिनसुला है, जिसमें स्पेन और पोर्टुगल आता है, तो इसे इबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। तो अभी इसी रीजन में ये जो वेस्ट रीजन है मेडिटेरेनियन रीजन का, तो यहाँ पर अभी एक बहुत ही ड्राई कंडीशन जो है देखी गई है, जिसको अजोर हाई कहा जाता है। अजोर हाई का नाम दिया गया है वेस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, इंक्लूडिंग इबेरियन पेनिनसुला, प्राइमरीली ऑक्युपाइड बाय स्पेन एंड पोर्टुगल। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है अजोर हाई। ये है क्या? ये एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम है, subtropical high pressure system that extends over the eastern subtropical North Atlantic and Western Europe during winter. ओके, तो देखिए क्या होता है, किसी भी रीजन में जब हाई प्रेशर जब डेवलप होता है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो इक्वेटर का जैसे ग्लोब है, इक्वेटर के अराउंड जो ये रीजन है, ये लो प्रेशर रहता है बिकॉज ऑफ सनलाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होगी वो रीजन हीट हो जाएगा, और जब हीट होगा वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे लो प्रेशर की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर की कंडीशन जहाँ पे डेवलप होगी, फिर उसके बाद उस रीजन को फिल करने के लिए कहीं से हाई प्रेशर जो रीजन डेवलप हो रहा होगा वो उस लो प्रेशर वाले रीजन में आएगा। तो एक ये हम लोग के पूरे ग्लोब पे ये विंड सर्कुलेशन लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से चलता रहता है। तो हमारा जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो जो है लो प्रेशर वाला रीजन है, उसी के जस्ट ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर बेल्ट रहती है। तो यही जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है जहाँ पे हाई प्रेशर का रीजन है, तो ये मेडिटेरेनियन रीजन जो है जहाँ पर अभी अजोर हाई की फिनोमिना देखा गया है, तो वहीं पे ये डेवलप हुआ है। तो हम जानते हैं हाई प्रेशर में ड्राई कंडीशन हो जाती है, लो प्रेशर में वेट कंडीशन होती है, बिकॉज जो हाई प्रेशर से जब भी विंड कोई फ्लो होती है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। तो जितना भी मॉइस्चर रीजन में होगा हाई प्रेशर के अराउंड आसपास होगा, वहाँ से खाली करके जब यहाँ से इधर जा रही है कोई विंड, तो रीजन में जितना भी मॉइस्चर होगा तो वो ले जाएगी लो प्रेशर वाले रीजन में, और यहाँ पे जाके बारिश हो जाएगी। और तो इसलिए हमेशा लो प्रेशर वाला रीजन वेट रहेगा और हाई प्रेशर का ड्राई रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली हाई कंडीशन जब हो जाती है हाई प्रेशर की कंडीशन, तो उसे अजोर हाई कहते हैं। ओके, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है इबेरियन पेनिनसुला के पास, तो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज के आर्टिकल समझ में आए होंगे।